हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन का डोनबास रीजन है और यहाँ पर जो आपको एक्सप्लोजन्स दिखाई दे रहे हैं ये थर्मोबैरिक राउंड्स के हैं, जिसको रशियन TOS-1A रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी भयानक इफेक्ट रहता है इन थर्मोबैरिक बॉम्ब का और आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप की डैमेज जो है इस तरह के वेपन्स द्वारा करी जाती है। साथ ही साथ हम TOS-1A रॉकेट लॉन्चर्स की भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने स्पॉन्सर का एक मैसेज जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अनअकैडमी के NDA और CDS बैच कोर्सेज जो हैं वो चालू हो गए हैं। अगस्त NDA 2 के अंतर्गत जो कंप्लीट बैच कोर्स है वो मई 18 से चालू है NDA 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर CDS की बात करें तो टारगेट CDS 2 के अंतर्गत जो कंप्लीट बैच कोर्स है वो मई 25 से स्टार्ट होगा। तो अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट CDS 2 बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने की वजह से 10% डिस्काउंट इंस्टेंट आपको इनके बैच कोर्सेज में मिल जाएगा। और अगर आप SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी बैच कोर्स जो है वो मई 25 से चालू हो रहा है और यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रिटायर ऑफिसर्स का, जो कि आपको वैल्यूबल गाइडेंस दे सकते हैं ताकि आप अपने SSB इंटरव्यूज़ को क्लियर कर पाएँ। तो जितने भी बैच कोर्सेज को हमने डिस्कस किया इनमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 को यूज़ करने के बाद। जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर जो रॉकेट लॉन्चर यूज़ किया गया है इसे TOS-1A कहा जाता है, जो कि अपग्रेड है TOS-1 का। बेसिकली यहाँ पर T-72A की चैसी यूज़ करी गई है जिसके ऊपर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं। टोटल 24 रॉकेट्स यहाँ पर एक बार में कैरी किए जाते हैं। तो बेसिकली TOS-1A सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं। जो व्हीकल है जिसमें रॉकेट कैरी किया जाता है इसे BM-1 कहा जाता है। तो इसमें जैसा कि हमने बताया ये T-72A की चैसी पर बेस्ड है और 24 रॉकेट एक बार में कैरी करता है। दूसरी चीज़ जो TOS-1A सिस्टम का पार्ट बनती है वो TZM-T रीसप्लाई व्हीकल है, जिसमें एक क्रेन लगी हुई है और 24 स्पेयर रॉकेट्स यहाँ पर कैरी किए जाते हैं। साथ ही साथ 400 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो कैरी किया जाता है BM-1 व्हीकल के लिए। बाकी तीसरा रॉकेट्स हैं। रॉकेट्स यहाँ पर 2 तरीके के यूज़ किए जाते हैं। इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है। पहला जो रॉकेट है इसे कहा जाता है MO.1.01.04। तो इस रॉकेट की जो लंबाई है वो करीबन 3.3 मीटर की है और जो वज़न है वो 173 किलोग्राम्स का है। दूसरा जो रॉकेट है उसका नाम है MO.1.01.04M। इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, करीबन 3.7 मीटर की है और जो वज़न है वो 217 किलोग्राम का है। तो जो इनिशियल TOS-1 थे उनकी जो मैक्सिमम रेंज थी वो अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास की थी। प्रिसाइजली कहें तो 2700 मीटर के आसपास की थी। जो नए रॉकेट्स हैं यहाँ पर रेंज को एक्सटेंड करके 6000 मीटर के आसपास का कर दिया गया है, जो कि 6 किलोमीटर है। वहीं पर जो नए रॉकेट इंट्रोड्यूस किए गए हैं पिछले साल ही, इनकी रेंज मैक्सिमम 10 किलोमीटर की है। तो ये अनगाइडेड रॉकेट्स को फायर करने में सक्षम है। और जो TOS-1A मॉडल है जिसको 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पर बैलिस्टिक कंप्यूटर को इम्प्रूव किया गया ताकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो पहले से बेहतर हो। तो इनको कई सारी वॉर्स में यूज़ किया गया है। बेसिकली ये फेमस है थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट्स को फायर करने के लिए। तो क्योंकि इनकी रेंज इतनी कम है इसलिए इनको डायरेक्ट इन्फेंट्री के साथ डिप्लॉय कर दिया जाता है और ये आगे मूव करते रहते हैं और इनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है अगर एनिमी जो है वो फोर्टिफाइड रीजन में छुपा हो या फिर ट्रेंचेस जो हैं वो खोद के बैठा हो, क्योंकि थर्मोबैरिक राउंड्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं उनमें खुद का ऑक्सीडाइजर होता है फ्यूल के साथ। तो ये परसेंटेज वैरी कर सकता है। किसी में 25% फ्यूल होता है, 75% ऑक्सीडाइजर होता है, किसी में 35-65 का रेशियो होता है। पर थर्मोबैरिक वेपन्स में 100% फ्यूल होता है। जो ऑक्सीडाइजर है वो एटमॉस्फेयर से आता है। यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है कि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और वो टारगेट के पास गिरता है तो वहाँ पर जो पहला एक्सप्लोजिव चार्ज होता है वो डेटोनेट होता है और उसके बाद जो फ्यूल मिक्सचर है वो बाहर आता है और जब वहाँ डेटोनेशन होता है तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को सोख लेता है और वहाँ जो एक्सप्लोजन होता है उसके बाद उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़्यादा देर तक ये जो एक्सप्लोजन है वो सस्टेन करता है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अगर उसके ब्लास्ट रेडियस में कोई है
तो उसका यहाँ पर जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप ट्रेंचेस में हैं या फिर बंकर में भी हैं, तब भी आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और प्रेशर जो है वो काफ़ी जल्दी से नीचे चला जाता है। उसके बाद फिर से एक्सप्लोजन के बाद प्रेशर एकदम से बढ़ता है। तो ह्यूमन लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, और जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसलिए हम सांस ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही वैक्यूम का फॉर्मेशन होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। फिर एकदम से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल होता है, तो फिर से लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं और काफ़ी दर्दनाक मौत जो है वो हो जाती है। और भले ही आप ट्रेंचेस में घुसे हों या फिर कहीं पर छुपे बैठे हों, इस प्रेशर ड्रॉप या फिर चेंज से आप नहीं बच सकते। तो हो सकता है बॉडी में चोट के निशान ना दिख रहे हों, पर इंटरनल डैमेज यहाँ पर हो जाती है। इसलिए थर्मोबैरिक बॉम्ब्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना गया है। तो इस वीडियो में जो आप इफेक्ट देख रहे हैं वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो म्यूनेशंस फायर किए जा रहे हैं ये काफ़ी ह्यूमिड रीजन में फायर किए जा रहे हैं। तो जब ये बॉम्ब फटता है और ऑक्सीजन जो है वो सोक करता है, तो जो आसपास की एयर है वो ठंडी हो जाती है और कंडेंसेशन जो है वो विजिबल हो जाता है। तो ये विजिबल कंडेंसेशन जो है वो आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि इस रीजन में यूक्रेनियन फोर्सेस ने अच्छे खासे ट्रेंचेस जो हैं वो बना लिए हैं और यहाँ से वो इस एरिया को डोमिनेट कर रहे थे, और अब इन ट्रेंचेस में ही यूक्रेनियन फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए थर्मोबैरिक वॉरहेड्स को यूज़ किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है पर इफेक्टिव है। और इन वेपन सिस्टम्स को यूज़ करने के इफेक्ट्स भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनका मोराल यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो यूक्रेन द्वारा मांग करी जा रही थी यूएस से लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स की, जिसको अमेरिका द्वारा टाला जा रहा है। तो यूक्रेन द्वारा डिमांड करी जा रही थी M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की, जो कि 35 to 70 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम है, लेकिन अमेरिका द्वारा उनकी डिमांड को टाला जा रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका द्वारा इसे टालने के पीछे जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका द्वारा M270 प्रोवाइड कराया जाता है यूक्रेन को, तो ये सिचुएशन को एस्केलेट कर सकता है, क्योंकि इन रॉकेट की मदद से रशिया के अंदर स्ट्राइक करी जा सकती है। तो यहाँ पर इन रॉकेट की मदद से यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो रशिया के अंदर मौजूद मिसाइल लॉन्च लोकेशंस पर डायरेक्ट टारगेट कर सकती हैं। लेकिन रशिया इस चीज़ को वेस्ट का एक्ट ऑफ वॉर जो है वो कंसीडर कर सकता है और नेटो के अगेंस्ट डायरेक्टली जा सकता है। तो यहाँ पर सिचुएशन को काम रखने के लिए सारे डिफेंसिव वेपन्स ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी आसपास की जो कंट्रियां हैं जो कि अब नेटो का पार्ट हैं और पहले सोवियत वेपन्स को यूज़ करती थी, उनके द्वारा सोवियत एरा के रॉकेट्स भले ही प्रोवाइड कराए जा रहे हों, पर यूएस की साइड से उनके एडवांस रॉकेट सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, जिसका नुकसान जो है वो यूक्रेन को हो रहा है। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।